विटामिन ए को क्या बोलते हैं? गेट आउट, बैठ जा चल। हेडिंग डालोगे खनिज लवण। अरे बात करने के लिए थोड़ी कहा है। सर ये गलती दोबारा मत करना। मैंने कहा ना कि जिस दिन मैंने कहा है ना पूछने के लिए, और उस दिन आपका नो जॉइंट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हेडिंग डालोगे खनिज लवण। लाइव वालों को जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। खनिज लवण, चाय भिजवा देना घंटे पर बाद। खनिज लवण भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ओपन कर इसको, सफोकेशन होता है, खोल इसको थोड़ा, बस। भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद में वसा, फिर और विटामिन के बाद में 5वें नंबर पे खनिज लवण। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल शरीर भार का कितना प्रतिशत खनिज लवण पाए जाते हैं? आंसर है कितना प्रतिशत? 4%। कुल शरीर भार का 4% खनिज लवण पाए जाते हैं। आवश्यकता के आधार पर खनिज लवणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे नंबर पे आते हैं माइनर मिनरल्स। मेजर को शायद वृहद बोलते हैं और इसको लघु बोलते हैं शायद। हिंदी देख लेना तुम्हारे हिसाब से ना, इतनी आती है मेरे को, ठीक है ना। मेजर और माइनर याद रखोगे। जिन खनिज लवणों की आवश्यकता आहार के अंदर 0.01% से अधिक होगी उनको बोलेंगे मेजर मिनरल्स, और जिनकी उनसे कम होगी माइनर मिनरल्स, ठीक है। नाम याद रखने हैं हमारे को। मेजर मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। सबसे पहला कौन सा है? दूसरे नंबर पे फॉस्फोरस, तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर और उसके बाद में क्लोरीन। सबसे पहला कौन सा है? फिर 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 ठीक है। इन सब के अलावा अगर ये 7 नाम आपको याद हैं तो इन सब के अलावा कोई भी अगर नाम आएगा तो वो किसमें आएगा? माइनर मिनरल्स के अंदर। माइनर मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो संख्या कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम जैसे Fe आयरन, Mn मैग्नीज, Co कोबाल्ट, Cu Zn F Br I ये कुछ हमारे क्या है? माइनर मिनरल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मेजर मिनरल है या निम्न में से कौन सा माइनर मिनरल। कैटेगरीज आपको याद रखनी है, पूरे के पूरे 7 नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। कल भी कहा था मैंने आपसे कि प्रोटीन के अंदर से आपको असेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने हैं। किसी को याद? बोलेंगे सर? लाइसिन, ठीक है ना।
तो जहां पर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर कोई सा भी एक याद रख लो तो बाकी दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, है ना। दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 4 के अंदर से 3 गलत हो जाएंगे तो चौथा क्या अपने आप में सही हो जाएगा। क्लियर है? उतारो। क्या करूं? इसको एक जगह कर दूं? क्यों? बाकियों गर्मी नहीं लगती? कहां पर है? पीछे पीछे तो वहां पे। एक एक की बात करनी है हमारे को। एक एक के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 लिखोगे कैल्शियम सी है। बैठ जा। खुला रख, खुला। हाँ तो हेडिंग डालोगे कैल्शियम। शरीर में सर्वाधिक खनिज लवणों का भंडारण कौन सा होता है? अरे कहाँ होता है? अस्थियों के अंदर। और शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज लवण भी कौन सा है? कैल्शियम। यानी कि अस्थियों के निर्माण में कौन सहायता करेगा? लिख लिया सबने? सुन लो, बाद में लिखोगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कैल्शियम की। पहले लिख ही चुके हैं मेजर माइनर में, इसलिए अब दोबारा से नहीं लिखेंगे अपन यहां पर। कैल्शियम के कार्य की अगर बात करते हैं, अस्थि व दांत के निर्माण में सहायक। इसके अलावा मांसपेशी में संकुचन, व तंत्रिकाओं में उद्दीपन।
में सहायता कौन करेगा? और रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? सहायक भी कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्लोटिंग फैक्टर पड़े होंगे 13, और 13 के अंदर से एक क्या था? कैल्शियम। यानी कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? कैल्शियम। ठीक है, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? कैल्शियम। सर्वाधिक कैल्शियम कहां पर मिलेगा? 99% ऑफ कैल्शियम तथा 80% फॉस्फोरस अस्थियों में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं हमारे से। सबसे पहला नाम आता है मिल्क फीवर। क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर? दुग्ध ज्वर। इसके अलावा एक्लेम्पशिया इन बिच। बिच के अंदर मिल्क फीवर बोलते हैं इसको, नाम देते हैं एक्लेम्पशिया, मेडिसिन के अंदर बात करेंगे अपन। इसके अलावा अगर बात करते हैं बिग हेड डिजीज, हॉर्स के अंदर, किसकी वजह से? इसके अलावा लैक्टेशन टिटेनी, किसके अंदर? मेयर के अंदर। किसकी वजह से? लैक्टेशन टिटेनी कैटल की अगर बात करते हैं तो वो होती है मैग्नीशियम की कमी से। तो गाय के अंदर लैक्टेशन टिटेनी मैग्नीशियम की कमी से होती है, जबकि मेयर के अंदर लैक्टेशन टिटेनी कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 2:1। दिक्कत यहां तक?
कई बार कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात भी पूछा जाता है, जो होता है 6 अनुपात, किसमें? ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। मिल्क फीवर बीच के अंदर एक्लेम्पशिया कहलाता है। मिल्क फीवर से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। आपका लेवल मिल्क फीवर पे ही खत्म हो जाता है, बाकी बुक्स के लिए है। लैक्टेशन का मतलब होता है दूध देना। घोड़ा दूध देगा क्या? मेयर के अंदर ही होगी। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो फॉस्फोरस। 1 मिनट रुको, 2 मिनट लिखो। डिजीज के सिम्टम्स की ट्रीटमेंट की बातें हम मेडिसिन के अंदर करेंगे, यहां पर सिर्फ नाम नाम लिख रहे हैं अपन, और कुछ नहीं। क्या हो गया सर? पूछ ले पूछ ले। या तो तुम ऐसी बातें करो ही मत कि तुम बता नहीं सको। कैल्शियम के बाद में सेकंड नंबर पे लिखो फास्फोरस। फास्फोरस लिख लिया? देखो इधर, फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है? के उत्पादन में सहायक। एटीपी का पूरा नाम क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कहां पे उत्पन्न होती है एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स चक्र के अंदर। इसके अलावा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। इस कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता भी कौन करेगा? इसके अलावा अगर बात करते हैं डीएनए, आरएनए व विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स में सहायक, एंजाइम्स के अंदर भी क्या पाया जाएगा? फास्फोरस पाया जाएगा। कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं, दो नाम आते हैं हमारे पास में। सबसे पहला नाम आता है पाइका, दूसरा नाम आता है पीपीएच। पूरा नाम है
पोस्ट पार्चुएंट हीमोग्लोबिन यूरिया, पाइका। पाइका का मतलब होता है अखाद्य वस्तुओं को खाना। खाद्य वस्तुओं को तो सभी खाते हैं रे, लेकिन जो चीज नहीं खाने की है उसको खाना क्या कहलाता है? पशुओं के अंदर अगर शुरुआत के अंदर अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पाइका के सिम्टम्स आते हैं। यानी पशु कुछ भी खा लेगा चारे पानी के अलावा, दीवारों को चाटने लग जाएगा, बालों को खाने लग जाएगा, थैलियां खाने लग जाएगा, पत्थरों को चाटने लग जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पोस्ट पार्चुएंट हीमोग्लोबिन यूरिया। अगर पाइका वाली कंडीशन के अंदर ही हमने कहा सर्वाधिक कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों के अंदर, है ना? अस्थियों के अंदर अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो वहां से कैल्शियम और फास्फोरस निकलकर बच्चे की अस्थियों में आएगा, ठीक है। और उसी टाइम पर अगर माँ के अंदर अगर फास्फोरस की कमी होगी तो वो इफेक्ट दिखाई देगा कहां पर? कोशिका झिल्ली के ऊपर। और कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? सबसे पहला इफेक्ट आएगा आरबीसी के ऊपर, और आरबीसी की कोशिका झिल्ली टूटेगी, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर आने लग जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये ब्याने के बाद में होता है इसलिए क्या बोलते हैं? रेड वाटर डिजीज भी बोलते हैं, लहू मुतना भी बोलते हैं इसको। मेडिसिन के अंदर बात कर लेंगे बस सिम्टम्स की, ठीक है। तो फास्फोरस की कमी से दो, पाइका और टीपीएच। शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रण का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है दो हार्मोन्स के द्वारा। स्पेशली अगर बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम का संतुलन, दो कंडीशन हो सकती है, या तो रक्त में कैल्शियम का अधिकता हो सकती है, रक्त में कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर रक्त में कैल्शियम की कमी होती है, हो सकती है रक्त में कैल्शियम की कमी, उस कंडीशन के अंदर पीटीएच, इसको बोलते हैं पैराथो हार्मोन। क्या बोलते हैं? इस पैराथो हार्मोन का स्रावण होगा पैराथायराइड ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? ठीक है। जैसे ही रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी होगी वैसे ही पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथो हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा, ठीक है। ये पैराथो हार्मोन फिर आगे चल के क्या करेगा? ये पीटीएच अस्थियों से, क्योंकि कैल्शियम कहां पर गया हुआ था पहले? अस्थियों के अंदर। अस्थियों से कैल्शियम को रक्त में लेकर आएगा। अस्थियों के अंदर कैल्शियम जमा था हमारे पास में, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम कमी हुई पैराथो हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, और ये पैराथो हार्मोन अस्थियों से कैल्शियम को निकालकर कहां पर ले आया? ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है। दूसरा काम कर सकता है ये आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का। अवशोषण बढ़ाने का, ठीक है। आंत से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। किडनी से कैल्शियम का पुनः अवशोषण, किडनी के द्वारा कैल्शियम जो एक्सेस अमाउंट के अंदर बाहर जा रहा था शरीर ने उसको भी रोक दिया और वापस से अवशोषित करने लग गया, जिससे वापस से रक्त के अंदर कैल्शियम की अधिकता हो गई। अल्टीमेटली इन तीनों के द्वारा रक्त में कैल्शियम कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन से हार्मोन के कारण? कौन सी ग्रंथि स्रावित होगा? कब स्रावित होगा? जब रक्त में क्या हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है, अगर कमी हो रही है तो अधिकता भी तो हो सकती है। सेकंड कंडीशन, रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो गई तो उस कंडीशन के अंदर हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन? और इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है थायराइड ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। ये कैल्सिटोनिन जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। पैराथो हार्मोन अस्थियों से कैल्शियम को कहां पर लेकर आया? और यहां पर रक्त के अंदर क्या हुई है? कैल्शियम की। ये रक्त से कैल्शियम को निकालकर वापस किस में भेज देगा?
रक्त से कैल्शियम को अस्थियों में भेजना। इसके अलावा ये आंत से कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ा रहा था। जब रक्त के अंदर कैल्शियम की अधिकता है तो आंत से कैल्शियम का अवशोषण होना जरूरी है क्या? नहीं। तो ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है या कम करता है, कम होगा। और इन दोनों ही कंडीशन से रक्त में कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। ये तो क्रियाविधि हो गई, फिजियोलॉजी हो गई। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कैल्शियम के संतुलन के लिए कौन से दो हार्मोन जिम्मेदार हैं। एक तो है पैराथो हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। पैराथो हार्मोन का श्रवण कहां से होगा? और कैल्सिटोनिन का? क्लियर? क्या करेंगे ये फिजियोलॉजी के अंदर हार्मोन आप वैसे पढ़ोगे, उस टाइम पे और डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। तो क्लियर है? लिखो पहले।
अंडरलाइन करोगे कैल्सिटोनिन, अंडरलाइन करोगे पैराथो हार्मोन को। हार्मोन का नाम याद रखना आपको। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। अनाज के दानों में फोस्फोरस अधिक पाया जाता है। नोट डाल के लिखो। अनाज के दानों में फोस्फोरस अधिक पाया जाता है। अनाज के दानों में फोस्फोरस अधिक पाया जाता है। सर नोट एक बार फिर से बता दो। दो कंडीशन हो सकती है, मान लो मिल्क प्योर हो गया है ना, कैल्शियम की कमी हो गई, उस कंडीशन के अंदर ऐसे थोड़ी कि कैल्शियम कमी होते ही मिल्क प्योर हो गया, राइट? थोड़ा सा कुछ तो बॉडी अपनी तरफ से मेंटेन करने की कोशिश करेगी। पहले बॉडी मेंटेन करने के लिए रक्त में जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथो हार्मोन का निर्माण होगा, और ये पैराथो हार्मोन क्या करेगा, अस्थियों के अंदर जो कैल्शियम जमा किया गया है उस अस्थियों से कैल्शियम को निकाल कर कहां पर लेकर आ जाएगा, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की सांद्रता नॉर्मल हो गया रक्त। दूसरा काम क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ा देगा। जो बाहर जाने वाला था फीसेस के थ्रू, मल के द्वारा, उसके अंदर से कैल्शियम को खींचकर वापस से कहां पर ले आएगा, ब्लड के अंदर, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की सांद्रता बढ़ जाएगी। किडनी के द्वारा जो कैल्शियम बाहर फेंका जा रहा था उस कैल्शियम का वापस से पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की सांद्रता बढ़ जाएगी। किसके कारण और कब किस कंडीशन में काम करेगा, कैल्शियम की कमी होने पर। ठीक है, अगर रक्त के अंदर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, कैसे होगी अधिकता, कि आपने हाई कैल्शियम डाइट ले ली साहब, कैल्शियम ज्यादा वाला, आपने दूध पी लिया, दूध के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, तो वो कैल्शियम के द्वारा स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से अवशोषण हुआ इंटेस्टाइनल ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, और ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, अधिक। अब इस कैल्शियम को लो करना जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। तो लेवल को उस टाइम पर बढ़े हुए कैल्शियम को कम करने के लिए थायराइड ग्रंथि से किसका स्रावन किया जाएगा, और ये कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर से कैल्शियम को कहां पर भेजेगा, अस्थियों के अंदर, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की सांद्रता कम हो जाएगी, और इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अवशोषण को भी ये कम कर देगा, जिससे रक्त के अंदर कैल्शियम की सांद्रता कम हो जाएगी। तो मेनली दो हार्मोन जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस यानी संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, पहला हार्मोन कौन सा है और दूसरा, क्लियर है? ठीक है। कैल्शियम के बाद में तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है मैग्नीशियम। कार्य की अगर बात करते हैं तो विभिन्न एंजाइम्स को सक्रिय करना, ऊर्जा उत्पादन में सहायकता करेगा, एटीपी के निर्माण के समय मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, और मिलेगा आपको अस्थि के अंदर। कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं
नाम आता है मैग्नीशियम टिटेनी। लिखने का टाइम देता हूं मैं आपको। इस मैग्नीशियम टिटेनी को ही ग्रास स्टिगर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को ही व्हीट ग्रास पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीट ग्रास पॉइजनिंग। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो लैक्टेशन टिटेनी होती है। कौन सी टिटेनी? लैक्टेशन टिटेनी। और ये लैक्टेशन टिटेनी किसके अंदर होगी? कैटल के अंदर। लैक्टेशन टिटेनी कैटल के अंदर होती है मैग्नीशियम की कमी से, जबकि मेयर के अंदर लैक्टेशन टिटेनी होती है कैल्शियम की कमी से। याद रखना इस चीज को, ठीक है? मजे की बात कि दोनों ही नहीं पूछते, आपका लेवल नहीं है वाला। अब देखो, कैल्शियम का कम होना इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम का कम होना हाइपो मैग्नीसीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है? होगा क्यों? अगर पशुओं को आप कच्ची घास खिलाते हो, कौन सी घास? इस कच्ची घास के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांस एकोनाइट। क्या बोलते हैं? ट्रांस एकोनाइट पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम को बांध लेता है, जिससे जिससे आंत से मैग्नीशियम का अवशोषण रुक जाता है। आपने मैग्नीशियम खाया था आहार के द्वारा, ताकि ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल बढ़े, अस्थियों के अंदर मैग्नीशियम जाए, लेकिन कच्ची घास खिला दी आपने। शुरुआत के अंदर होता है ना, जब सावन शुरू होता है, घास उगना शुरू होती है, उस कंडीशन के अंदर जब आप पशुओं को चराने लेके जाते हो तो कच्ची घास खाता है, और कच्ची घास के अंदर पाया जाता है ट्रांस एकोनाइट, और ये ट्रांस एकोनाइट मैग्नीशियम को बाउंड कर लेता है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाएगा। अगर ट्रांस एकोनाइट मैग्नीशियम के साथ में जुड़ गया तो उस कंडीशन के अंदर आंत से मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं होगा, और आंत से मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं होगा तो रक्त में मैग्नीशियम का स्तर नहीं बढ़ेगा। मैग्नीशियम बोन्स के अंदर काम आना ही आना था, तो रक्त के अंदर क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम की कमी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम टिटेनी। क्योंकि ये घास के खिलाने से हो रहा है, इसलिए ग्रास स्टेगर या फिर व्हीट ग्रास पॉइजनिंग भी कहते हैं। लैक्टेशन टिटेनी कैटल में किसके कारण होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अंडरलाइन करोगे ट्रांस एकोनाइट को। मिनरल्स के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा? फिर अब क्या आएगा? लिखो सल्फर। रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की कितनी होती है, मैग्नीशियम की कितनी होती है, मेडिसिन के अंदर बात करेंगे अपन। मेटाबॉलिक डिजीज हमारे कोर्स के अंदर है, वहां पर बात करेंगे अपन। सल्फर वर्ड पहले भी लिखा अपन ने, कहां पे? मैथ्योनिन और सिस्टीन। चौथे नंबर पे आता है सल्फर। कार्य की अगर बात करते हैं तो पहला कार्य सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। कौन कौन से हैं? के निर्माण में सहायक। दूसरा सल्फर युक्त विटामिन। थियामिन और बायोटीन के निर्माण में सहायक। कल विटामिन पढ़े थे आपको, याद तो है आपको? थियामिन को क्या बोलते हैं और बायोटीन को? B7 सही है क्या? B6 कौन सा होता है? B1, B3, पेंटोथेनिक एसिड कौन सा होता है? B5। विटामिन एच कौन सा होता है? विटामिन एच B7। फोलिक एसिड इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक। इसके अलावा ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। कितने प्रतिशत? तो ऊन के निर्माण में भी कौन सहायता करेगा? सल्फर सहायता करेगा। कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं, ऊन के अंदर अगर बेड के अंदर सल्फर की कमी हो जाएगी तो कम ऊन उत्पादन हो जाएगा, और तो छोटे मोटे प्रभाव पड़ेंगे जिससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि 4% सल्फर किसके अंदर? लिखो। थियामिन बायोटीन याद रखोगे, मेथियोनिन सिस्टीन याद रखोगे। इन चारों के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर।
अरे बंद मत करो, थोड़ी देर बाद में खोल देना। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। कल तुम कर रहे थे तब नहीं सुनाई दे रहा था, है ना? ये बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, कल तुमने क्या किया था। रोमन में अधिक लैक्टिक एसिड का निर्माण भी कर देता है। सल्फर के बाद में क्या आएगा? चार हो गए ना? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, इन तीनों का प्रभाव एक जैसा आता है, इसलिए अपन इन तीनों की बात एक साथ कर रहे हैं। कार्य की अगर बात करते हैं, शरीर के द्रव्य में उपस्थित होते हैं, परासरणी दाब को बनाए रखने का कार्य करते हैं, अगर कमी होगी तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी या फिर आपके अंदर टिटनी, नर्वस साइंस आने लग जाएंगे। क्लोरीन की कमी से एल्कलोसिस हो सकता है। एल्कलोसिस, एसिडोसिस नाम सुना? पीएच का कम होना। एल्कलोसिस मतलब पीएच का, किसकी कमी से? क्लोरीन की कमी से। कोई नहीं पूछता हमारे से, जो पूछता है वो सुनो। सोडियम बाह्य कोशिका द्रव्य और पोटेशियम अंतः कोशिका द्रव्य में प्रमुख आयन है। बाह्य कोशिका द्रव्य को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रमुख आयन कौन सा होता है? सोडियम, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम। ठीक है ना? पोटेशियम की ही अगर बात करते हैं तो ये पोटेशियम मसल्स के अंदर तथा नर्व्स में, तंत्रिकाओं में अधिक होता है। याद रखने के लिए दो चीजें बस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा? सोडियम,
और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ये याद रखना हमारे। क्या हुआ? मेरे को बता दे। मैंने ये थोड़ी पूछा कि खास था कि नहीं था। ऐसी बात करते ही क्यों तुम बता नहीं सकते? इसका एल्केलोसिस और एसिडोसिस दो टर्म काम में लेते हैं अपन। एल्केलोसिस के अंदर पीएच बढ़ जाती है, क्षारीय पीएच हो जाती है, और एसिडोसिस के अंदर पीएच कम हो जाती है। अगर पशुओं को दाना अधिक खिलाओगे एक लेवल से ज्यादा, तो पशुओं के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से पशु प्रोटीन ज्यादा खा लेगा तो उस केस के अंदर एल्कोलोसिस हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जहर गिरने के बाद में पशु खा जाता है, उस केस के अंदर कई बार पशु वाला क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम को निकालने के बाद में उसी पशु को पिला देता है, तो कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उस केस के अंदर रूमन की जो पीएच है वो पीएच बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई पीएच की वाली कंडीशन को क्या कहेंगे? एल्कलोसिस। और घटी हुई पीएच को एसिडोसिस। हाँ, हाँ, पीएच मान बढ़ जाता है। ब्लड की पीएच होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। अगर क्लोराइड की कमी होगी तो उस केस के अंदर पीएच 7.4 से बढ़ जाएगी। और 7 से ज्यादा पीएच का मतलब क्षारीय, और क्षारीयता को ही हम बोलते हैं एल्कलोसिस। अगर 7.4 से कम होगी तो एसिडोसिस। यहां पर हमारे मेजर मिनरल्स होते हैं, साथ ही लिखे थे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। नेक्स्ट लिखो आयरन, Fe। आराम से लिखो, आराम से। लिख लिया सबने?
नेक्स्ट लिखोगे आयरन। एनाटॉमी के अंदर आयरन कहां पे लिखा था? एनाटॉमी में आयरन कहां पे लिखा था? मैट हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन में नहीं लिखा था क्या? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाया जाता है, उपस्थित होता है। याद करो, ब्लड आ रहा, याद करो आरबीसी थोड़ी थोड़ी आई, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या पाया गया था? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम वर्णक थे? पीछे वाले एक भी बोल रहे हैं, एक या चार? और ग्लोबिन प्रोटीन कितनी थी? दो। लठ लेके आओ रे, दो कितनी थी? एक हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन तथा चार हीम वर्णक पाए जाते हैं। प्रत्येक हीम वर्णक में कितने आयरन कणु? लठ लेके आओ रे, कितना? एक। और एक आयरन कणु कितने ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है? एक। रिवीजन कर रहे हो तुम, पढ़ रहे हो तुम? मेरे को पता है कि मेरे को पता नहीं लग जाएगी तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए गलत बोल रहे हो, है ना? इसलिए बोल रहे हो ना? हाँ, लेकिन मेरे को पता है तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ते हो तुम। वापस से सुनो, एक हीमोग्लोबिन के अंदर एक ग्लोबिन प्रोटीन और चार हीमवर्णक पाए जाते हैं। एक हीमवर्णक के अंदर एक आयरन कणु पाया जाता है जो एक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चूंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हीमवर्णक कितने हैं? चार, तो आयरन भी कितने होंगे? और कितने ऑक्सीजन का परिवहन करेंगे? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। चूंकि 100 ml रक्त के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए 100 ml रक्त के द्वारा कितने ml? 20.1। अगर 1.34 से चलते हो तो 1.36 से चलते हो तो 20.4। क्लियर है? याद था आपने, बताया नहीं, कोई बात नहीं। इसके अलावा एक एंजाइम पाया जाता है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम में उपस्थित होता है। देखो इधर, Fe का परिवहन रक्त में ट्रांसफेरिन, क्या नाम है? ट्रांसफेरिन के रूप में होता है। जबकि यकृत, प्लीहा, किडनी, वृक्क में आयरन का भंडारण फेरिटीन, क्या नाम है? वह हीमोसिडेरिन के रूप में होता है। किसी भी मिनरल के अंदर अपन ने भंडारण की बात करी क्या? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका भंडारण होता ही, जितना चाहिए उतना बॉडी रख लेती है, बाकी को बाहर निकाल देती है। भंडारण के अंदर अगर ज्यादा होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो अस्थियों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लेवल मेंटेन रहता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन का जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन होता है ट्रांसफेरिन के रूप में। किसके रूप में? और ये यकृत, प्लीहा और किडनी, इस किडनी के अंदर स्टोर होता है किसके रूप में? फेरिटीन और हीमोसिडेरिन के रूप में। किसके रूप में? फेरिटीन और हीमोसिडेरिन के रूप में। इसलिए अगर अधिक मात्रा के अंदर आयरन खाओगे तो यकृत, प्लीहा और किडनी के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको रोग हो जाएगा, है ना? तो आयरन की अगर टेबलेट खानी है तो पहले डॉक्टर से पूछ के खानी है। ऐसे नहीं तुम्हारे को लग रहा है कि यार लोहा कम हो गया अपने अंदर और तुम टेबलेट पे टेबलेट दबाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना हमारे को। देखो इधर, कमी से रोगों की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आयरन की भी कमी हो जाएगी। रोग कौन सा होगा? कौन सा?
एनीमिया, पहले भी 2 बार एनीमिया लिख चुके हैं अपन। फोलेट के अंदर लिखा था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और परनीसियस एनीमिया ने लिखा था B12 के अंदर। ये कौन सा एनीमिया होगा? माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? आरबीसी का आकार कम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक पिगलेट एनीमिया और होता है सुअर के अंदर। आयरन की कमी से बोटल जा कंडीशन और आ जाती है। बोटल जा, यहाँ पर जबड़े के नीचे की तरफ ऐसे सूजन सी आ जाएगी, ऐसा लगा रहेगा जैसे बोतल लटकी हुई है यहाँ से। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? किसकी कमी से होगा? आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, एनीमिया। अधिकता से रोग का नाम है सिडेरोसिस। क्या नाम है? सिडेरोसिस। क्यों? क्योंकि किस रूप में भंडारण हो रहा है? हीमोसिडेरिन के रूप में। तो हीमोसिडेरिन भंडारण के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए अधिकता से कौन सा रोग होगा? सिडेरोसिस। क्लियर है?
देख लिया? आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को, है ना? अगस्त सितंबर तक कोर्स करवा दूंगा मैं तुम्हारा। कब तक करना चाहते हो आप ये बताओ? अच्छा, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि आपका कोर्स है ना, ये मई के अंदर खत्म होना चाहिए, मतलब 5-10 मई के आसपास, और आपको 1 महीने का टाइम मिले बस, जब तो रहोगे फायदे के अंदर। क्या? मेरे से जुड़े रहने से कुछ नहीं होगा सर। ये वाला जो टाइम होगा ना, जब कोचिंग छोड़ोगे और एग्जाम में टाइम रहेगा, वही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब कोचिंग छूट जाएगी, जैसे सिलेबस पूरा हो गया, कोचिंग आना बंद कर दोगे तुम, और एग्जाम हो गया आपका, जो बीच वाला टाइम रहेगा ना 2-4 महीने का, वो टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। क्योंकि रेगुलरिटी आप जो फॉलो कर पाओगे, मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ के अंदर आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, और यही डिसिप्लिन आपकी पढ़ाई के अंदर भी होना चाहिए, है ना? सबने टेबल के सामने लिख रखा होगा 8 से 9 एनाटॉमी पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, और 11 से 12, लिखने से कुछ नहीं होता, आप उसको कितना % फॉलो कर पा रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना? किस किसने लिख रखा, हाथ खड़े करो। सबने लिख रखा है, मेरे को पता है। एक घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे। अरे सुनो रे सुनो, सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, मेरे से पूछ लेना डायरेक्ट कुछ। क्लासेस के अंदर मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि बैच के अंदर बीच में बैठने नहीं देंगे फिर वो, जहां तक है ना? अब ऐसे तो खैर आके बैठ जाओ, कौन मना करता है, कार्ड तो है ना अपने पास में। शिवालय के सदस्य हो आप, एग्जाम तक तो सदस्य ही हो आप। क्या बोलते हुए आके बैठेगा तो भी कौन मना करेगा? करेगा कोई मना? रोक सकता है कि कोई तेरे को? है? मेरे को भूल गया तू? नेक्स्ट देखो, कॉपर। नेक्स्ट देखो, कॉपर। मुझे कभी कभी तो दया आती है तुम्हारे ऊपर, सही में बता। तुम मेरे से सोचते हो, बोले क्या है रे, है ना? तुम्हारा मन नहीं करता इसे क्लास से उठ के भाग जाए? कभी कभी तो करता है ना, ज्यादा का तो करता ही करता है। घर से भाग के आए, मतलब घर वालों को बर्दाश्त करने से बढ़िया है कि आपको बर्दाश्त कर लें, ऐसा। कोई ना, तुम क्या है ना, ऐसे ऐसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तुम्हारे से पर्सनल की भाई हाँ मेरे को कोई दिक्कत है तुम्हारे से, है ना? लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि डिसिप्लिन थोड़ा सा क्लास में होना चाहिए, है ना? जैसे आप मनीष सर की क्लास में करते हो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए, सबका नेचर अलग अलग होता है ना? पंख जो होते हैं पक्षियों के अंदर, उनके अंदर अलग अलग रंग पाए जाते हैं, और उन रंगों के लिए वर्णक उत्तरदायी टूरासीन, और इस टूरासीन के निर्माण में सहायता कौन करता है? एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज।
फिजियोलॉजी पढ़ ली क्या तुमने? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, श्वसन तंत्र पढ़ा है अपन ने? अरे कैसे नहीं पढ़ा है एनाटॉमी के अंदर? मना कैसे कर रहा हूं? फिजियोलॉजी के अंदर O2 और CO2 का परिवहन जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। एल्वेलाई के ऊपर O2 CO2 का ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन जैसे ही प्रवेश करती है एल्वेलाई के अंदर, शायद 1.5 से 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड में प्लाज्मा में घुलकर चली जाती है, और बाकी 97 से 98% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने से, HbO2 लिखा था अपन ने, क्या बोलते हैं इसको? और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में कौन सहायक है? अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा तो उस केस के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रहते हुए भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं होगा, और ऊतकों के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कोशिकाएं और आप भी, ठीक है ना। तो इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर क्या पाया जाता है? कॉपर। साइनाइड विषाक्तता पढ़ेंगे अपन आगे चल के। साइनाइड विषाक्तता के लिए एक चीज बोली जाती है, साइनाइड आता है एक थोड़ा सा छोटा सा साइनाइड है, आप जीभ पे रख लो, फिर आप ये बात भी नहीं बता सकते कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि जैसे जीभ पे रखोगे आप ऊपर। साइनाइड विषाक्तता के अंदर जो CN होता है वो CN इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कॉपर से आकर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं कर पाता, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं होगा, इसके कारण मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? हानिकारक प्राकृतिक तत्व हमारे न्यूट्रिशन के अंदर है, आगे बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या पाया जाता है? कॉपर। ये याद रखना, नोट डाल के वहां पर लिख लेंगे। कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं, स्कोरिंग डायरिया, इसको पीट स्कर या टर्ट भी कहते हैं, लगातार डायरिया होता रहता है। इसके अलावा स्पेक्टेकल डिजीज इन शीप के अंदर, फॉलिंग डिजीज कैटल के अंदर। इसके अलावा नियोनेटल अटेक्सिया, जिसको स्वेबैक भी बोलते हैं, ये होती है लैम्ब के अंदर, और लैम्ब किसका बच्चा होता है? भेड़ का बच्चा। तो भेड़ के बच्चे के अंदर नियोनेटल अटेक्सिया या स्वेबैक, ये कंडीशन आती है किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। फॉलिंग डिजीज, गाय है चलते चलते गिर गई नीचे और सलट गई, कौन सी डिजीज? फॉलिंग डिजीज, इसकी कमी से। स्पेक्ट्रल डिजीज के अंदर आंखों के चारों ओर ऊन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि चश्मा लग गया। और स्कोरिंग डायरिया के अंदर लगातार दस्त होते रहते हैं, जिसको पीट स्कर या टर्ट कहते हैं। सारे नाम याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं, ये दो नाम जरूर याद रखना, पीट स्कर या टर्ट। किसकी कमी से? लिखो। ये वाले की कोई बुक नहीं है क्या सर? LAC की MCQ की आने वाली है बुक, वैसे प्रोसेसिंग में है वैसे। टेस्ट दिया करो, सारे टेस्ट दे लिए हैं तो वो भी अपने आप के अंदर ही बुक ही है। एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ पेपर पढ़ने हैं हमारे को, और कुछ नहीं पढ़ना, थ्योरी के हाथ ही नहीं लगाना।
मैं सोच रहा हूँ यार आपका काम करवा के फोन करूँगा, डॉक्टर साहब से बात कर लो। हम्म, हम्म। क्या पढ़ा है ये, देख लिया, सुनते जाओ। कॉपर के बाद में बात करते हैं जिंक, जेडन। जिंक की अगर बात करते हैं तो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम में उपस्थित होता है। फिजियोलॉजी अगर पढ़ते हैं आप, श्वसन तंत्र अगर पढ़ते तो इसका नाम भी सुनते हैं। पहले ऑक्सीजन के परिवहन की बात करी थी अपन ने, दो रूपों के अंदर होता है, प्लाज्मा में घुलकर 1.5 से 3% तक, बाकी 97 से 98% ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है। CO2 के परिवहन की अगर बात करते हैं तो वो 3 रूपों में होता है। एक तो प्लाज्मा में घुलकर 5%, उसके अलावा होता है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, है ना, और उसके बाद 80%, और उसके बाद में कार्ब अमीन यौगिकों के रूप में वहां पर आता है वो 20% के आसपास। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन को बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। H2O प्लस CO2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3, और इसको तोड़ा जाता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, और इस HCO3 माइनस जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है। कितने प्रतिशत CO2 का, 80% CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। ये एल्विलाई के अंदर जाएगा, वहां से फिर CO2 को छोड़ेगा और वापस ऑक्सीजन को लेकर आ जाएगा। एंजाइम कौन सा चाहिए इसके लिए, और इसके लिए भी कार्बनिक एनहाइड्रेज। आप पढ़ोगे आगे जब फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे उस टाइम पे। 0.3% जिंक आरबीसी में पाया जाता है, क्योंकि CO2 का परिवहन भी किसके द्वारा होगा, आरबीसी के द्वारा। और ये 0.3% जिंक किसके अंदर मिलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर। कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं, दो नाम आते हैं। पहला नाम तो है पैराकिरेटोसिस, और दूसरा नाम आता है हाइपरकिरेटोसिस। पैराकिरेटोसिस होता है पिग के अंदर, हाइपरकिरेटोसिस होता है गाय के अंदर। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखोगे। लिखने का टाइम देंगे आपको, बोला है मैंने कितनी बार, लेकिन समझ में नहीं आता आपको। उसके बाद में पढ़ेंगे कोबाल्ट। किसके बारे में, कोबाल्ट। कोबाल्ट की अगर बात करते हैं तो कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, B12 के निर्माण में सहायक। अगर कमी होगी, नाम आता है पाइन डिजीज। कौन सी डिजीज, पाइन डिजीज। किसकी कमी से, कोबाल्ट की कमी से। कोबाल्ट के बाद में अगर बात करते हैं I फॉर आयोडीन। कार्य की अगर बात करते हैं तो थायराइड या थायरोक्सिन, हार्मोन के निर्माण में सहायक। और कमी की अगर बात करते हैं, कमी से नाम आता है गोइटर, जिसको आप क्या बोलते हो,
घेंगा। दिक्कत? अब उतर। दिख जाता है तुम्हारे को इधर से? इसीलिए इसको एलईडी बोलते हैं कि आप किसी भी एंगल से देखो आपको दिखाई जरूर देगा। पुराने टाइम पे एलसीडी चला करती थी ना, अगर सामने बैठोगे तो ही दिखाई देगा। आइडो साइडो के अंदर फिर पंगे हैं फिर। गोइटर को अंडरलाइन करोगे? बचपन से पढ़ते हुए आ रहा। गोइटर की वजह से आपके नमक के अंदर आयोडीन मिलाया गया ताकि आपको गोइटर या घेंगा ना हो। लेकिन आपके अंदर गोइटर या घेंगा अगर नमक नहीं खाओगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जितने आयोडीन की आवश्यकता आपको होती है उतना आप सब्जी के साथ में खा लेते हो। गोइटर या घेंगा बेसिकली पर्वतीय इलाकों के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पर्वतीय इलाकों के अंदर बारिश ज्यादा होती है तो वहां से आयोडीन पानी के साथ में नीचे आ जाता है और वहां की जमीन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को गोइटर या घेंगा होता है। अलग से आयोडीन चम्मच में डाल के दे नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा आयोडीन हमने आपके नमक के अंदर मिला दिया। कोल्हापुर में तो होती रहती है बारिश। कहाँ पर है कोल्हापुर? कोल्हापुर है वो तो। कोल्हापुर कहाँ पर है? कोल्हापुर। महाराष्ट्र के अंदर तो ये है। ये कहाँ पर है? लिख लो, हमारे को क्या करना है, एग्जाम में थोड़ी आएगा ये।
लिख लिया, आराम से लिखो। रूमिनेंट्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को आहार के साथ देने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का निर्माण रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमिनेंट्स के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको आहार के साथ देने की आवश्यकता होती है? उन्होंने कहा B12, जबकि रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा सभी का निर्माण कर लिया जाता है। तो उनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि विटामिन नहीं, ऐसे मिनरल का नाम बताओ जिसकी वजह से विटामिन का निर्माण होगा, और वो मिनरल कौन सा होता? कोबाल्ट। और विटामिन कौन सा बनता? अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो सारे विटामिन का निर्माण हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन B12 का निर्माण नहीं होगा। नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। रूमिनेंट्स में, रोमंती पशुओं में, रूमिनेंट्स में सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का निर्माण, रूमिनेंट्स में सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, रूमिनेंट्स में सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर लिया जाता है। रूमिनेंट्स में सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन मतलब आहार में लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन विटामिन B12 के निर्माण के लिए, लेकिन विटामिन B12 के निर्माण के लिए आहार में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। लेकिन विटामिन B12 के निर्माण के लिए आहार में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। आहार में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। आहार में कोबाल्ट का होना आवश्यक है। SE का मतलब क्या होता है? सेलेनियम। सेलेनियम की अगर बात करते हैं तो सेलेनियम विटामिन ई के निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में? ई के निर्माण में सहायता। तो सेलेनियम की अगर कमी होगी तो विटामिन ई का निर्माण नहीं होगा, इसलिए विटामिन ई की भी क्या कमी हो जाएगी? हो जाएगी क्या? हो जाएगी, साफ हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अगर बात करते हैं मिनरल्स की तो कौन काम करेगा? सेलेनियम। कमी से अगर बात करते हैं, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, नाम आपको याद ही है। इसके अलावा इल थ्रिप्ट नाम है बीमारी का, कोई नहीं पूछता, लेकिन सेलेनियम की अधिकता से एल्केलाइड डिजीज, किसकी अधिकता से? सेलेनियम की अधिकता से एल्कलाई डिजीज हो जाती है। इस एल्कलाई डिजीज का ही दूसरा नाम है ब्लाइंड स्टेगर्स। क्या नाम है? कोई पूछे तो बता देना, वरना कोई खास जरूरत है नहीं।
लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के अंदर सेलेनियम का नाम आप जरूर याद रखोगे। रख लोगे क्या? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। विटामिन के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई याद रखोगे आप, ठीक है। सेलेनियम के बाद में बात करते हैं एफ, क्लोरीन की। कमी से कुछ नहीं होगा, अधिकता से फ्लोरोसिस। हड्डियों के ऊपर और दांतों के ऊपर फ्लोराइड जमा होने लग जाएगा, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने पर, अधिकता से फ्लोरोसिस, ठीक है। एल्कलाई डिजीज लिख रहा था तब एक भैया डेगनाला डिजीज का नाम ले रहे थे ना, डेगनाला डिजीज। ज्यादा राइस स्ट्रा, चावल का तूड़ा खिलाने पर डेगनाला डिजीज हो जाती है। आगे लिखेंगे अपन हानिकारक प्राकृतिक तत्व। लिख लिया? क्या करूं? कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ से, सेल खत्म हो गए इसके। नवंबर चल रहा है अभी। हो गया?
उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण यहां पर होते हैं। एक क्या बच रहा है जिसकी बात करेंगे?